नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बाज़ार के बारे में चर्चा कर रहे थे कि बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने देखा कि बाज़ार किसे कहते हैं, बाज़ार के अर्थ को हमने समझा। फिर हमने बाज़ार की विशेषताओं के बारे में चर्चा करी। फिर हमने बाज़ार का वर्गीकरण किया कि बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने बाज़ार के वर्गीकरण को हम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया, समय के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, कार्य के आधार पर। उसी कड़ी में आज हम देखते हैं कि बाज़ार का जो वर्गीकरण करेंगे वह औचित्य के आधार पर। अब औचित्य के जो आधार पर स्टूडेंट्स, बाज़ार दो तरीके के होते हैं। एक होता है खुला या उचित बाज़ार, ओपन ऑन फेयर मार्केट, और दूसरा होता है काला बाज़ार, जिसे हम कहते हैं ब्लैक मार्केट। तो हम समझते हैं कि खुला बाज़ार या उचित बाज़ार किसे कहते हैं। तो जो खुला बाज़ार होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है कि जो वस्तुएं जो खरीद बिक्री होती है उसका मूल्य का निर्धारण सरकार करती है, क्योंकि सरकार जो मूल्य निर्धारित करती है उसी ही मूल्य पर उस वस्तु का क्रय विक्रय होता है। तो ऐसे बाजार को हम कहते हैं खुला बाजार या उचित बाजार। दूसरा जो बाजार होता है काला बाजार। तो काला बाजार में क्या होता है कि चोर बाजार में, मतलब इसको चोर बाजार भी कहते हैं काला बाजार को। काला बाजार में सरकार द्वारा जो निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य वसूल किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो विक्रेता होता है वो उसको ब्लैक पे सेल करता है। सरकार द्वारा जो निर्धारित मूल्य होता है उससे ज़्यादा यदि किसी वस्तु का वो विक्रय कर रहा है, अधिक मूल्य पर विक्रय कर रहा है, तो वो किस तरह का बाजार होगा? काला बाजार, ब्लैक मार्केट। ऐसा क्या होता है कि व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए माल को दबा लेता है, और जब उचित मूल्य पर उसको फिर अधिक मूल्य पर उसको बेचता है। तो इस तरह से हमने बाजार का वर्गीकरण समाप्त हुआ कि बाजार कितने प्रकार के होते हैं, समय के आधार पर। इससे सारा हमने चर्चा करी। अब देखते हैं कि हम बाजार को जो प्रभावित करते हैं वो कौन से तत्व होते हैं। तो दोस्तों, जो बाजार का विस्तार तथा इसे प्रभावित करने वाले तत्व, तो उसमें हम देखेंगे कि एक तो इसको वर्गीकृत करेंगे कि एक वस्तु विशेष की गुण या विशेषताएं देखेंगे कि वस्तु विशेष की गुण कौन से होते हैं। मतलब कि वस्तु के जो गुण होते हैं, वस्तु की जो विशेषताएं होती है वो बाजार को प्रभावित है। एक तो वस्तु की गुण विशेषताएं बाजार को प्रभावित करती है। दूसरा, देश के वातावरण तथा उसकी आंतरिक दशाएं जो होती है, कंडीशन प्रिवेलिंग विद कंट्री। इसके अंदर हम उन चीज़ों की चर्चा करेंगे जो देश की आंतरिक दशाएं या वातावरण बाजार को प्रभावित करता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वस्तु विशेष की गुण के आधार पर बाजार उन चीज़ों की चर्चा करेंगे जो वस्तु विशेष की गुण विशेषताएं जो बाजार को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मांग का स्वभाव, नेचर ऑफ डिमांड। किस तरह से मांग किस तरह से बाजार को प्रभावित करती है। यदि किसी वस्तु की मांग अधिक है तो उस बाजार का जो क्षेत्र होगा वो विस्तृत होगा, व्यापक होगा, क्योंकि मांग के आधार पर ही बाजार को प्रभावित करेगी। उसका विस्तृत रूप किस तरह से ज़्यादा होगा। यदि वस्तु की मांग कम है तो ऐसी वस्तुओं का बाजार भी सीमित होगा। अरे यदि किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो ऐसी वस्तु का जो बाजार होता है वो अधिक विस्तृत होता है। जैसे सोना, चांदी, वस्त्र, चीनी, खाद्यान्न आदि की मांग विश्वव्यापी होने से ऐसा बाजार विस्तृत होता है, क्योंकि सोने की जो डिमांड होती है एक क्षेत्र या एक राज्य या एक देश तक ही नहीं, देश तक भी होती है। इसलिए ऐसी चीज़ों का जो बाजार होता है वो विस्तृत होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी वस्तु की जो मांग होती है वो बाजार को प्रभावित करती है, उसका क्षेत्र को कि संकुचित होगा कि विस्तृत होगा। यदि मांग कम होगी तो ऐसे बाजार का क्षेत्र सीमित तक होगा, क्योंकि ऐसा बाजार विस्तृत नहीं हो सकता है। दूसरा, टिकाऊपन भी बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है। वो कैसे करेगा? टिकाऊपन में जैसे यदि कोई वस्तु यदि जल्दी खराब हो जाएगी तो उसका बाजार कैसा होगा?
विस्तृत होगा कि संकुचित होगा? विस्तृत कभी नहीं हो सकता। शीघ्र खराब होने वाली वस्तु का जो बाजार होगा वो सीमित होता है, क्योंकि शीघ्र सड़ने गलने वाली या नाशवान वस्तुएं तथा दूध, दही, साग सब्जी, मछली आदि का जो बाजार होता है वो सीमित होता है। जबकि जो वस्तु टिकाऊ होती है जैसे सोना चांदी, तो ऐसी वस्तुओं का जो बाजार होता है वो होता है विस्तृत। तो टिकाऊपन भी बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है कि संकुचित होगा या विस्तृत होगा। नेक्स्ट, वहनीयता, पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी में देखते हैं जिन वस्तुओं का भार वेट उनके मूल्य के अनुपात में जितना अधिक होगा उनका बाजार उतना ही सीमित होता है। क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने में लागत जैसी असुविधाएं होती है, और जब लागत लाने और ले जाने में परिवहन लागत भी बढ़ जाती है तो इसलिए उनका मूल्य भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे जयपुर में ईंटें 1,000 रुपये प्रति हजार मिलती है। जयपुर में ईंटें 1,000 रुपये के आधार पर 1,000 के अंदर 1,000 मिलती है, जबकि दिल्ली में 1,300, उदाहरण के लिए 1,300, दिल्ली में 1,300 प्रति हजार पे मिलती है। तो बताओ कहाँ से लोगे आप? जयपुर वाला कहाँ से लेगा? जयपुर से ही लेगा ना, दिल्ली से तो नहीं मंगवाएगा ना। परंतु ईंटों की जो वहनीयता के अभाव के कारण ईंटें जयपुर से दिल्ली ले जाना संभव नहीं है। सीधे से अर्थों में है कि जहाँ पे ईंटों का जो भाव है जयपुर के अंदर 1,000 है और दिल्ली के अंदर 1,300 का भाव है। अब दिल्ली वाला 1,000 रुपये की ईंटों के भाव से जयपुर से नहीं मंगा सकता। यदि वो जयपुर से 1,000 के हिसाब से मंगाएगा तो उसके अंदर परिवहन लागत भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उसको और भी महंगी पड़ जाएगी। जहाँ पर वो दिल्ली में वो ईंटें खरीदता है 1,300 में, लेकिन वो जयपुर से मंगवाएगा तो उसको 1,600-1,700 की पड़ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी तो उसका वहन करना पड़ेगा उसको। इसलिए वो इस तरह का जो बाजार होता है वो टिकाऊपन के आधार पर विस्तृत होता है। कहने का तात्पर्य होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनका भार अधिक होता है लागत से या मूल्य से, उनका मूल्य की तुलना में उनका भार ज़्यादा होता है, तो ऐसी वस्तुओं का मतलब बाजार को प्रभावित करती है ऐसी वस्तुएं भी। तीसरा देखते हैं, चौथा, पहचानने योग्यता। जिन वस्तुओं के गुणों तथा किस्मों को क्रेता जितनी सरलता से जान सकता है उसका बाजार उतना ही विस्तृत होता है। शुद्ध घी की पहचानने एक कोने को सीधे से अर्थों में यह है कि जिस वस्तु की पहचान जितनी सरल होती है उसका बाजार भी उतना ही विस्तृत होता है। यदि किसी वस्तु की किस्म के बारे में, वैरायटी के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, उसको जानना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसी वस्तुओं का बाजार होता है वो सीमित होता है। जैसे शुद्ध घी की पहचान हर कोई नहीं कर सकता, तो ऐसी वस्तुओं का जो बाजार होता है वो सीमित होता है। लेकिन ट्रेडमार्क जो घी होते हैं जैसे सरस का या मधुसूदन का, तो इनके क्या एक ट्रेडमार्क के आधार पर हर कोई पहचान सकता है कि इसका घी कैसा है। सरस डेयरी का घी कैसा होता है, अमूल डेयरी का घी कैसा होता है। तो ट्रेडमार्क के आधार पर ऐसे वस्तुएं जो पहचानी जाती है, तो ऐसी वस्तुओं का जो बाजार होता है वो होता है विस्तृत, और जिनको पहचानने में थोड़ा मुश्किल होता है तो ऐसे बाजार होते हैं सीमित। तो पहचानने के आधार पर भी पहचानने की जो क्षमता या योग्यता होती है किसी वस्तु की, उसके आधार पर भी बाजार का क्षेत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नमूने या ग्रेड बनाने की उपयुक्तता। जिन वस्तुओं के नमूने या ग्रेड बनाए जा सकते हैं तथा जिनका क्रय विक्रय वर्णन द्वारा संभव होता है उनका बाजार विस्तृत होता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं जैसे ऊन, वस्त्र, गेहूं, कपास आदि के अलग अलग नमूने या ग्रेड बनाए जा सकते हैं। तो जिनके ग्रेड या नमूने बनाए जा सकते हैं उन वस्तुओं का बाजार होता है विस्तृत। और जबकि जिन वस्तुओं का नमूने ग्रेड नहीं बनाए जा सकते, जैसे दूध, साग सब्जी, फल फ्रूट
तो इनका जो बाजार होता है वो सीमित होता है। तो नमूने ग्रेड के आधार पर भी बाजार का विस्तार प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्ति की पर्याप्तता, एडिक्वेसी ऑफ सप्लाई। जिन वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में घटाई या बढ़ाई जा सकती है, उनका बाजार विस्तृत होता है। ऐसी वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। पूर्ति को मांग के अनुसार बढ़ाना संभव नहीं हो तो ऐसी वस्तुओं का जो बाजार होता है वो सीमित होता है, क्योंकि उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपयोग द्वारा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट, स्थानापन्न वस्तु की संख्या। जिन वस्तुओं के स्थानापन्न जितने अधिक होते हैं उनका बाजार उतना ही सीमित होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं का मूल्य थोड़ा सा भी बढ़ता है तो उसके प्रतिस्थापन का प्रयोग किया जाने लगता है। जैसे यदि कॉफ़ी का मूल्य बढ़ जाएगा तो उसका स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट जो वस्तु कौन सी होगी, कॉफ़ी की कौन सी होगी, चाय होगी, तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने अधिक होते हैं स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट किसी वस्तु का, तो ऐसी वस्तु का बाजार होता है वो सीमित होता है। यदि सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो ऐसी वस्तु का बाजार क्या होगा, विस्तृत होगा। ये हुआ आज की वस्तु की विशेष की जो गुण और उसकी विशेषताएं होती है वो बाजार को प्रभावित करती है, क्योंकि वस्तु की गुण और विशेषताओं के आधार पर बाजार का क्षेत्र दायरा सीमित होता है या विस्तृत होता है। ये किस पर निर्भर करता है, वस्तु की गुण विशेषताओं के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं, देश का वातावरण या आंतरिक दशाएं भी बाजार को प्रभावित करती है। इसमें देखते हैं शांति तथा सुरक्षा किस तरह से बाजार के क्षेत्र को प्रभावित करती है। यदि किसी देश के अंदर शांति और सुरक्षा मजबूत है, क्योंकि यदि किसी देश के अंदर सुरक्षा और शांति है तो वहाँ पर खरीद और बिक्री ज़्यादा होगी। यदि वहाँ पे शांति सुरक्षा नहीं है तो ऐसे देश के अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान सरलता से नहीं होगा। तो सीधा सा अर्थ है, किसी भी देश के अंदर शांति सुरक्षा एक ऐसी दशा होती है जो बाजार के क्षेत्र को प्रभावित करता है, उसके विस्तार क्षेत्र को। क्योंकि शांति सुरक्षा होगी तो बाजार भी विस्तृत होंगे, उनका दायरा भी बड़ा होगा, क्षेत्र भी विस्तृत होगा, अधिक से अधिक लोग खरीदे और बिक्री करेंगे और व्यापार होगा। लेकिन यदि शांति सुरक्षा नहीं होगी तो वहाँ पे कौन तो खरीदने जाएगा और कौन उसको बेचने जाएगा। तो शांति और सुरक्षा देश की जो दशाएं होती है वो बाजार को क्षेत्र को प्रभावित करती है। बाजार के क्षेत्र विस्तार हो संकुचित है या विस्तृत है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, सस्ते एवं शीघ्रगामी परिवहन तथा संचार साधनों की उपलब्धि। जिन वस्तुओं की जो परिवहन लागत होती है या संचार के जो साधन होते हैं वो यदि उनकी लागत यदि कम होती है और उनका सरल तरीके से उनका परिवहन किया जा सकता है, तो ऐसी जो वस्तु होती है, ऐसी वस्तु का जो बाजार होता है वो हमेशा विस्तृत होता है। जैसे एक बार देखते हैं कि डाक तार, टेलीफोन आदि जो संचार के साधन है, रेल तथा रेल, सड़क, वायुयान, जलयान आदि जो परिवहन के साधन है और जो शीघ्रगामी होने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं के भेजने की लागत भी कम बैठती है। तो ऐसी जो वस्तु होती है उनका बाजार होता है विस्तृत। यदि परिवहन लागत ज़्यादा होगी किसी वस्तु की तो उसका बाजार विस्तृत तो नहीं हो सकता, संकुचित होगा। और यदि किसी वस्तु की परिवहन लागत कम है और शीघ्रता से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, तो ऐसी जो वस्तुएं होती है उनका बाजार हमेशा विस्तृत होता है। आजकल तो क्या होता है कि जो ये कोल्ड स्टोरेज होते हैं इनका यूज़ करके जो जल्दी से खराब होने वाली वस्तुएं होती है उनका क्षेत्र भी विस्तृत ऐसे उन वस्तुओं का बाजार भी विस्तृत हो रहा है। क्योंकि पहले क्या होता है
कि जो दूध दही होते हैं उनका एक क्षेत्र विशेष तक की दायरा बाजार सीमित होता है, क्योंकि वो उसी क्षेत्र के अंदर ही बेचने और खरीदारी का काम होता है, क्योंकि वो खराब हो जाएगी शीघ्र यदि उसको बेचेंगे नहीं तो, दूर तो उसको भेज नहीं सकते। लेकिन अब क्या होता है कि जो कोल्ड स्टोरेज होता है इनका उपयोग करके उसके अंदर हम रख के उसको दूसरे स्थान पर भी भेज सकते हैं। तो जब दूसरे स्थान पर भेजेंगे तो ऐसी वस्तुओं को तो उनका बाजार क्या होगा, विस्तृत। नेक्स्ट, देश में कुशल तथा ईमानदार व्यापारियों का होना। अगर देश के व्यापारी कुशल तथा ईमानदार है तो उपभोक्ता एवं उत्पादक निश्चित होकर वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार के वस्तुओं का जो बाजार होता है वो होता है स्वाभाविक विस्तृत। नेक्स्ट, कुशल मुद्रा बैंकिंग एवं साख व्यवस्था। अगर देश में स्थायित्व है, बैंकिंग सुविधा विस्तृत एवं कुशल है और साख व्यवस्था सुव्यवस्थित या पर्याप्त है तो उपभोक्ता, उत्पादक तथा व्यापारियों को हानि का भय कम से कम रहेगा। इस प्रकार आंतरिक तथा विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी और वस्तुओं का बाजार विस्तृत हो जाएगा। नेक्स्ट, बाजार श्रम विभाजन की सीमा। किसी वस्तु के बाजार की सीमा श्रम विभाजन पर भी निर्भर करती है। अगर देश में उत्पादन कार्यों में जटिल तथा सूक्ष्म श्रम विभाजन का प्रयोग होता है तो उत्पादन लागत काफ़ी कम हो जाती है। इस प्रकार वस्तु के सस्ते होने के कारण ऐसी वस्तु जिनकी श्रम लागत कम होती है उनकी लागत भी कम हो जाती है, और लागत कम होगी तो ऐसी वस्तुओं का जो बाजार होता है वो विस्तृत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट, सरकार की नीतियाँ। वस्तुओं के आंतरिक तथा विदेशी व्यापार पर सरकारी नीतियों का भारी प्रभाव पड़ता है। सरकार क्या होती है कि सरकार आंतरिक व्यापार पर क्षेत्रीय प्रतिबंध लगा देती है तथा आयात निर्यात बढ़ा देती है, अथवा आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है तो संबंधित वस्तुओं का बाजार सीमित होता है। यदि आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगी सरकार तो ऐसी वस्तुओं का बाजार कहाँ से विस्तृत तो हो नहीं सकता, क्योंकि संकुचित होगा। और यदि आयात निर्यात पर खुली छूट होती है तो ऐसी वस्तुओं का बाजार क्या होता है, विस्तृत। तो जो सरकार की नीतियाँ होती है वो भी बाजार के क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो इस तरह से आज हमारा जो बाजार का जो चैप्टर हुआ वो हुआ कंप्लीट। हमने सबसे पहले देखा, एक बार लास्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बाजार के अर्थ को समझा कि बाजार क्या होता है, फिर हमने बाजार की विशेषताओं के बारे में चर्चा करी, फिर हमने बाजार का वर्गीकरण किया कि बाजार कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा फिर क्षेत्र के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं, फिर समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किया कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। फिर कार्य के आधार पर बाजार देखा कि कार्य के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं। फिर अंत में हमने देखा बाजार का जो वर्गीकरण किया वो औचित्य के आधार पर, एक होता है खुला बाजार, एक होता है काला बाजार। फिर अंत के आज की वीडियो में हमने चर्चा करी बाजार का विस्तार कैसे प्रभावित होता है, किन चीज़ों के कारण बाजार का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित और विस्तृत किन आधार पर निर्धारित होता है। तो इस तरह से बाजार को हमने अच्छे से समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू।